एक बिजनेसमैन के लिए एक कस्टमर कितने मायने रखता है, इस बात को आपसे अच्छा और कौन जानता होगा। लेकिन एक कस्टमर एक बिजनेसमैन के बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस लेवल तक जा सकता है, इस बात को शायद आप नहीं जानते होंगे। आपकी इसी जानकारी को बढ़ाने के लिए अब आने वाले हैं मिस्टर लाजरस डायस, जो कि कस्टमर लॉयल्टी लैडर, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मिस्टर लाजरस डायस एक नेशनल लेवल के बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेनर हैं और मुंबई से अपने ट्रेनिंग प्रोफेशन को ये मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ मिस्टर लाजरस डायस का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कस्टमर लॉयल्टी लैडर। कस्टमर लॉयल्टी लैडर का मतलब क्या है? कस्टमर लॉयल्टी लैडर का मतलब है कि हम कस्टमर को एक लैडर के ऊपर लेके जाएंगे जिसमें 7 स्टेप्स है। वो 7 स्टेप्स अगर हम लोग प्रॉपरली अगर कस्टमर को लेके जाते हैं तो हमारे जिंदगी में और हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा अलग जो है वो भाव आ जाएगा, एक अलग हमारा परफॉर्मेंस हो जाएगा। और इस वजह से ये कस्टमर लॉयल्टी लैडर, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से सुनना है। इसको आपको नोट डाउन करना है और आपको ये देखना है कि आपके टोटल कस्टमर में से कितने लोग कौन से लेवल पे है। क्योंकि इसमें 7 स्टेप्स है, तो आपके कौन से कस्टमर कौन से स्टेप पे है वो आपको ध्यान रखना और जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो 7 स्टेप्स फॉर कस्टमर लॉयल्टी है, इसका मतलब ये है कि हम जो कस्टमर है उसको सिर्फ बेचते हैं या हम जाकर उसको बेचने के बाद कुछ और अलग प्रकार का काम करते हैं जिससे कि कस्टमर जो है वो एक एक लेवल ऊपर जाते रहेगा। जितना ज्यादा लेवल पे वो जाएगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों, एक चीज आप देख लो, एक जो गिराड करके एक बहुत बड़े स्पीकर है फॉर यूएस में, और उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया है। वो कॉन्सेप्ट का नाम है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो कहते हैं कि हर एक इंसान के 250 सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं। आप देखो कि किसी की शादी होती है तो अप्रोक्सीमेटली 500 लोग वहां होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ब्राइड और ब्राइडरूम के तरफ से 250 लोग मिनिमम लोगों के लाइफ में एक सर्कल होता है, एक इन्फ्लुएंस का सर्कल होता है। अभी हमारा काम क्या रहना चाहिए? हम क्या करते हैं? हम जाते हैं, कस्टमर को मिलते हैं और उस कस्टमर को सेल करते हैं, और सेल करने के बाद हम उस कस्टमर जो है उस कस्टमर को हम वहां पर हमारा ब्लॉक हो जाता है। अगर हमको एक्स्ट्रा कोई भी चीज जो है उससे अगर रेफरेंसेस लेना है या उसके आगे बढ़ना है तो शायद बहुत लंबा सफर हमारा होता नहीं है, क्लाइंट हमारे वहीं रुक जाते हैं। इसलिए हमको नए प्रोस्पेक्ट्स हमको करने रहते हैं। दूसरा एक जो प्रॉब्लम हमारा वो है कि जब हम कस्टमर को सेल करते हैं, शायद जो हम उसको प्रॉमिस करते हैं वो सब हम निभाते नहीं हैं, और सिर्फ सेल के पहले सिर्फ वो प्रॉमिसेस करते हैं, उसके बाद हम जाके उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, उसको फॉलो अप नहीं करते। और इस वजह से जो कस्टमर है वो खुश होता नहीं है, वो नाराज हो जाता है, और उसी वजह से वो कस्टमर लॉयल्टी लैडर पे नीचे जाता है और शायद लैडर के ऊपर से नीचे भी उतर सकता है। बट अगर हमको देखना है कि किस प्रकार से ये जो लॉयल्टी लैडर है इसमें हम कस्टमर को स्टेप बाय स्टेप ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं, तो ध्यान रखो कि ये जो कस्टमर लॉयल्टी लैडर है उसका मेन उद्देश्य यह है कि हर एक कस्टमर से आपको मिनिमम 250 लोगों का लिस्ट मिलना चाहिए। 250 लोगों का इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए, क्योंकि 250 लोग अगर इंट्रोड्यूस होते हैं तो फिर क्या है कि आपका फिर बहुत ही अच्छा जो है वो काम हो सकता है। और ये लॉयल्टी लैडर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कस्टमर को ये 7 लेवल्स के ऊपर आप लेके जाते हैं तो वो 7th लेवल पे जब पहुंचता है तो डेफिनेटली 100% आपका 250 क्लाइंट्स का रेफरेंसेस वो दे सकता है। अभी आप जस्ट इमेजिन करो कि हर कस्टमर से अगर आपको 250 रेफरेंसेस अगर मिल जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा, क्या काम होगा आपका। मतलब आप इतना बिजी रहेंगे
कि उसमें आपको कुछ भी जो है वो दिक्कत एटलीस्ट प्रोस्पेक्टिंग में आपको नहीं आएगा। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताना चाहता हूं कि ये लॉयल्टी क्रिएट कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले मैं एक पेट्रोल पंप का एग्जांपल दूंगा। पनवेल में कई साल पहले एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। जब हम लोग बॉम्बे से पनवेल जाते थे तो वो पनवेल का पेट्रोल पंप में अगर आप देखेंगे, आप गाड़ी लेके अगर पेट्रोल भरने के वो पेट्रोल पंप पे जाते थे, तो नॉर्मली हम जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन एज अ कस्टमर क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कोई हमारे से चाबी ले लेगा और वो चाबी लेकर हमारा जो ऑयल का जो ढक्कन है वो खोल देगा और हमको पूछेगा सर कितना पेट्रोल भरना है। वो पेट्रोल भरेगा, हमारा पेमेंट ले लेगा और फिर वो हमको वहां से हम निकल जाते हैं। बट यहां अगर आप देखेंगे कि ये पेट्रोल पंप पे कुछ अजीबोजनाब चीज हो रही थी। तो वो क्या था, जैसे आप गाड़ी लेके अंदर जाएंगे पेट्रोल पंप पे, तो जो अटेंडेंट है वो आएगा और आपको पूछेगा सर एक्सक्यूज मी प्लीज आपकी चाबी दे देना। आप उसको चाबी दे देंगे या आपका जो पेट्रोल की टांकी है उसको आप खोल देंगे। फिर वो कहेंगे सर कितना पेट्रोल भरना है और फिर उसके साथ एक जो बंदा है वो आएगा सामने से और आपके जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर अच्छा सा साबुन का पानी मारकर उसको एकदम चकाचक साफ करेगा। जैसे वो पेट्रोल भरने का जब चालू होता है, दूसरा एक बंदा एक सोप केक और एक छोटा सा टॉवल लेके आपके पास आएगा और बोलेगा सर आप बड़ी दूर से आए हैं, बहुत सफर करके आए हैं, क्यों ना आप जाकर थोड़ा सा आपका फेस वॉश आप करके आ जाइए। और वो सोप का ये लेकर आप जाते हैं वॉशरूम में और वहां पर आप फ्रेशन अप हो जाते हैं, एकदम अच्छा लगता है आपको और आप वापस आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। जब तक भाई साहब ने पेट्रोल जो है वो भरा हुआ है, आपको वो बताता है, पेमेंट का जो है वो पेमेंट कर लेता है। और जैसे वो करके आप बाहर निकलते हैं तो वहां एक अच्छी सी सुंदर लड़की जो है वो खड़ी रह के कहती है कि सर थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग अस, प्लीज डू कम अगेन। आप इमेजिन करो कि आपको क्या लगेगा, आप इमेजिन करो कि आपकी फीलिंग्स क्या होगी। आप ये देख लो कि एग्जैक्टली वो कस्टमर बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों तक सोचते रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं गुना ज्यादा आपने डिलीवर किया। जो एक्सपेक्टेशंस थे, जो उसकी वो सोचता था कि ऐसा होना चाहिए, उससे कहीं गुना ज्यादा उन्होंने डिलीवर किया। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। ये कोई होटल का है, इंग्लैंड में होटल था और वो होटल में ये जो बहुत बड़ा सीईओ है उसने वो जाके वो होटल में मतलब उसने रूम बुक किया था और रूम बुक करके वो होटल में जाकर फ्रेशन अप होके अपने मीटिंग के लिए वो निकला। जब मीटिंग के लिए निकला तो निकलते समय वो जो रिसेप्शनिस्ट है उन्होंने पूछा कि सर व्हाट टाइम आर यू एक्सपेक्टेड अगेन। तो उन्होंने कहा कि आई एम कमिंग बैक एट अराउंड 7:30। तो उन्होंने बोला सर थैंक यू वेरी मच, विल क्लीन द रूम एंड वी विल कीप, रूम हम लोग साफ करके रख देंगे। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, वो गया अपने मीटिंग को जाकर उसने फिर वापस जब वो आया तो करीबन 9 बज गए थे क्योंकि उनको लेट हुआ था। और जब वो 9 बज गए थे वो जाकर वहां जब वो वहां गया, वो जाने के बाद उसने रूम खोला और रूम जब वो खोला तो अंदर देखा एक बहुत फ्रेश आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम वहां रखा हुआ था। वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गया कि इतना फ्रेश आइसक्रीम कैसे उन्होंने रखा है। तो भी फिर ठीक है, उन्होंने मतलब वो आइसक्रीम खा लिया, अच्छा लगा उनको क्योंकि एक बहुत बड़ा पूरे दिन का बहुत काम उन्होंने करके वो थक गए थे और ये रिफ्रेशिंग हो गया। बट उन्होंने रिसेप्शन में कॉल करके उनको पूछा कि यह आइसक्रीम आपने ऐसा लगता है अभी अभी रखा है, बट मैं आपको 7:30 मतलब मैं तो लेट हो गया, तो आपने मतलब ऐसा आपको पता कैसे चला कि मैं अभी आने वाला है। तो होटल के जो रिसेप्शनिस्ट है उन्होंने बोला सर ये हमारे तरफ से हमारे ओनर ने आपके लिए एक स्पेशल सर्विस है, तो हम लोग 7:30 बजे आपके लिए आइसक्रीम रखा था, 10 मिनट में आप नहीं आए तो हम वापस दूसरा वो चेंज करके दूसरा आइसक्रीम हमने रखा। उसके बाद ऐसे करते करते करीबन 18-20 आइसक्रीम सर हमको वहां से निकाल के नया आइसक्रीम रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि जब आप आएंगे तो आपको एक फ्रेश आइसक्रीम जो है वो मिलेगा। अभी लेटेस्ट एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो दिया गया है। वो एग्जाम्पल इसका है कि एक बहुत बड़ा सीईओ जो है और वो बड़े मीडिया कंपनी मतलब न्यूज़पेपर का जो है वो ओनर था और वो एक एयरपोर्ट पे जब जाता है, वो कोई एयरलाइंस है, मुझे अभी एग्जैक्टली उसका एयरलाइन का याद नहीं है,
बट वो उसका जो टिकट है जो उसने बुक किया था वो टिकट वो भूल जाता है, उसके पास वो टिकट का प्रूफ नहीं रहता है और वो जाकर वो प्लेन पे जब जाने के लिए जब जाता है तो कैसे भी करके सिक्योरिटी से बात करके वो आगे निकल जाता है। बट जब वो एक्चुअली उसका टिकट बुकिंग उसका बोर्डिंग पास लेने के लिए जब वो जाता है तो वो लड़की जो है उसको पूछती सर वेयर इज योर टिकट, तो वो कहता है सर सी मैडम आई हैव फॉरगॉटन द टिकट, मैं भूल गया हूं, मेरे को पता नहीं कहां पर वो रह गया बट मेरा बुकिंग श्योर है। तो उन्होंने पूछा सर नो प्रॉब्लम, आप कौन से होटल में ठहरे थे, तो उन्होंने कहा सर मैं ये होटल में मतलब मैडम मैं ये होटल में ठहरा था। तो वो लड़की ने इमीडिएटली फोन पिकअप करके वो होटल को उन्होंने फोन किया और पूछा कि सही में ये वहां रहता था, उन्होंने बोला यस वो अभी जस्ट चेकआउट किया है, उनका नाम ये है वगैरह वगैरह सब उनको डिटेल दिया। वो लड़की ने अपना विदाउट उनका कोई टिकट होने बिगर उन्होंने एक जो है वो बोर्डिंग पास निकाल के उस आदमी को दे दिया। वो आदमी इतना खुश हो गया कि वो गया और वो कहता है कि ये इतना खुश और इतना उसको अच्छा लगा कि वो जाकर जब वो घर पे पहुंचा और उसके ऑफिस में गया तो ये एयरलाइन के ऊपर उसने इतना बड़ा मतलब आर्टिकल लिखा कि एक जो लड़की है जिसको कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं है, बट ऐसी एयरलाइन जो एक ऐसे छोटे एम्प्लॉय को भी इतना एम्पावर करती है कि वो वहां ही एक डिसीजन लेवे ऑन द स्पॉट, जहां एक कस्टमर को इस प्रकार से अच्छा एक कस्टमर को अच्छा सर्विस जो मिल सके, और उनको रियली बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत अच्छा लगने के बाद उन्होंने वो जो एयरलाइन है उसको इतना ब्रांडिंग मिला, इतना सारा मतलब लाइक्स मिला, इतना सारा लोग उससे खुश हो गया कि उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा। तो ये जो है वो लड़की ने क्या किया, वो लड़की ने उस कस्टमर को लॉयल्टी लैडर के ऊपर वो आगे ऊपर लेके गए, उनको ऐसा एक्सपीरियंस महसूस किया जिससे कि वो कस्टमर एकदम खुश हो गया, बहुत ही अनबिलीवेबली खुश हुआ और इस वजह से उन्होंने वो रेकमेंड करना शुरू किया। दोस्तों ये दो सिंपल छोटे एग्जांपल्स है जिससे हमको पता चलता है कि किस प्रकार से ये कस्टमर लॉयल्टी लैडर और इसके ऊपर अगर हम कस्टमर को रियली लेके जाते हैं तो रियली मान लो कि आपका जो बिजनेस है उसको 4 चांद लग जाएंगे। हम लोग इसके बारे में बहुत कम सोचते हैं। आई डोंट थिंक कि मतलब पॉलिसी बेचने के अलावा, पॉलिसी बेचने के बाद और उसके विपरीत हम लोग कुछ भी सोचते नहीं। मैं एक छोटा एग्जांपल मेरे पर्सनल लाइफ का मैं देना चाहूंगा। मेरा एक कस्टमर है जिसने 20 लाख का प्रीमियम 1998 में, एक बिल्डर था जिन्होंने 20 लाख का प्रीमियम मुझे दिया था, और वो 20 लाख का प्रीमियम जब देने के बाद उनका बर्थडे आया। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सब कस्टमर को है ना फोन कॉल करते हैं या विश करते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। मैंने क्या किया, उस कस्टमर की जो हाइट थी वो 6 फीट 8 इंच थी। मैंने उसके बर्थडे के दिन सवेरे 7 बजे 6 फीट 8 इंच का मैंने एक बुके बनाया जो मेरे हाइट से भी बड़ा था, और उसको 7 बजे सवेरे जाकर वो कस्टमर को मैंने बेल बजाया। 7 o'clock को वो बाहर आ गया और उसने देखा इतना बड़ा बुके, मैं बुके के पीछे खड़ा था, कौन है उसको दिख नहीं रहा था, तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे मजाक हो गया कि क्या कर रहा है करके। और फिर उन्होंने जब मुझे देखा एंड आई सेड सर आई वांटेड टू विश यू हैप्पी बर्थडे इन अ वेरी डिफरेंट वे, एक अलग वे से। और जब वो बुके लेकर मैं अंदर गया, उसके फैमिली का आपको एक्सप्रेशन देखना चाहिए था, उनके बच्चों का एक्सप्रेशन देखना चाहिए था, बिकॉज आज तक किसी ने इतना बड़ा बुके बर्थडे के ऊपर उनको दिया ही नहीं था। ऑफ कोर्स क्या हुआ उसके बाद, वो तो पागल हो गया। पागल होने के बाद एकदम मतलब उसके कारण जो उसके भावना जो होती है उसको हम स्टीफन कोवी कहता है इमोशनल बैंक अकाउंट। अगर हम कस्टमर के इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते जाएंगे तो उसका विड्रॉल हम कभी भी कर सकते हैं। इसको इमोशनल बैंक अकाउंट कहते हैं। कस्टमर लॉयल्टी लैडर में हमको इमोशनल बैंक अकाउंट करना है। दूसरा एक सिंपल एग्जांपल है, संतोष नायर जी है जो मेरे बहुत बड़े कस्टमर है। उनका 50th बर्थडे था और 50th बर्थडे के दिन मुझे लगा कुछ अलग तरीके से उनको मेरे को सरप्राइज देना है, और मैं उनके बर्थडे के एक दिन पहले रात को 11:30 बजे अच्छा एक 50 रोजेस का एक बुके लेकर उनके घर पे गया। मेरी डॉटर थी और वो हम लोग जाकर उनको एग्जैक्टली रात को 12 बजे उनके घर का बेल बजाया। सब लोग सो चुके थे। उनकी एक डॉटर जो हुआ आई वो सब मेरे को जानते थे, बोला पापा तो सो गया।
तो मैंने बोला पापा पापा सोने का नहीं, अभी सबको जगाओ, और मैं धक्का मार के अंदर गया और मुझे पता था उनका लाइट कहाँ पर है, तो मैंने पैनल पे से लाइट जलाया और सडनली सिंधु जो है उनकी वाइफ और संतोष भाग भाग के आ गया। बोला क्या है यार, आपका 50th बर्थडे, आप सो रहे हैं, चलो कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट। एग्जैक्टली 12:02 पे वो केक रख के हम लोग ने सॉन्ग, एक अच्छा सॉन्ग जो है वो लगा के उनका, मतलब आपको देखना चाहिए कि संतोष नायर जो है उनका फेस जो है और उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है एक अलग तरीका, एक अलग उनका भावना था। नेक्स्ट डे उनका एक्चुअल फंक्शन था और मुझे भी वहां पर बुलाया गया था और वो फंक्शन में जब मैं गया, संतोष नायर ने 5 मिनट के लिए कहा कि कैसे मैंने उनको सरप्राइज दिया। दोस्तों ये छोटी मोटी एग्जांपल्स है जिससे हमको पता चलता है कि कस्टमर लॉयल्टी लैडर पे कैसे हम लोगों को लेके जा सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि सर ये कस्टमर लॉयल्टी लैडर 7 स्टेप्स क्या है, तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है प्रॉस्पेक्ट। जब हम किसी को मिलते हैं वो प्रॉस्पेक्ट रहता है, वो हमारे से बिजनेस नहीं किया है, वो जस्ट प्रॉस्पेक्ट रहता है। सेकेंड स्टेप जो है उसको हम कस्टमर कहते हैं। कस्टमर किसको कहते हैं, जो एक बार खरीदता है उसको हम कस्टमर कहते हैं। थर्ड जो स्टेप है उसको हम क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट का मतलब है जो अगेन मतलब वापस रिपीट जब वो हमसे पॉलिसी लेता है उसको हम क्लाइंट कहते हैं। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको वो बंदा रेफरी बन जाता है। रेफरी मतलब वो हमको किसी का नाम देता है कि बॉस हम उसको पूछते हैं सर रेफरेंसेस दे दो, तो रेफरेंस देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सपोर्टर, उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवोकेट और उसके बाद आता है मार्केटियर। तो एक बार फिर से सुनिए, पहला स्टेप है प्रोस्पेक्ट, सेकेंड स्टेप है कस्टमर, थर्ड स्टेप है क्लाइंट, फोर्थ स्टेप है रेफरी, फिर है सपोर्टर, उसके बाद है एडवोकेट और उसके बाद है मार्केटियर। अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो है हर स्टेप पे उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले क्या है ना कि जो प्रोस्पेक्ट रहता है, ये सब इंश्योरेंस एजेंट के लाइफ में प्रोस्पेक्ट रहता है। हमारे पास भी लिस्ट है, आपके पास भी है, सबके पास है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम कस्टमर को फर्स्ट सेल करते हैं वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, कस्टमर का हमारे तरफ फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। प्रोस्पेक्ट से लेकर उसको जब हम कस्टमर तक लेके जाते हैं तो हम क्या हम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे क्या हम टाइम पे जाते हैं, जो हम समय देते हैं वो हम उस समय पे जाते हैं, जो हम प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस क्या हम निभाते हैं, इसके ऊपर बहुत ही निर्भर है, डिपेंडेंट है कि वो कस्टमर आपका इस पहले कांटेक्ट, ये फर्स्ट कांटेक्ट है, ये फर्स्ट उसका एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस कितना बेहतरीन होता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो आगे वाला जो स्टेप्स है वो करेगा कि नहीं करेगा। तो हमको ऑलवेज हमारे लाइफ में एक चीज याद रखनी चाहिए कि आपको टाइमिंग जो है इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, बिकॉज टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर लॉयल्टी लैडर में सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन जो स्टेप है वो है आपका टाइमिंग। तो आप अगर टाइम के पाबंद हो, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी को कहते हैं कि सर मैं 9 बजे आपको मिलने आऊंगा और मैं 9:15 बजे जाता हूं, आप सोचो कस्टमर के माइंड में क्या चलेगा। वो मीटिंग में वो भले आपको बुलाएगा क्योंकि हमारे इंडिया में कर्टसी नाम की चीज है और वो आपको इंसल्ट नहीं करना चाहता है, इसके लिए वो बैठेगा। बट उसके माइंड में क्या चलेगा, उसके माइंड में ये चलेगा कि जो बंदा सबसे फर्स्ट प्रॉमिस मेरे को किया है वही उसने अगर निभाया नहीं है तो फिर आगे ये जो भी अभी मेरे को बता रहा है, इज इट गोइंग टू बी रियली डन, क्या ये करने वाला है, उसको पता नहीं है। मोस्टली 99% उसको लगेगा कि ये अनप्रोफेशनल एजेंट है। दोस्तों प्रोफेशनलिज्म का सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो हमको ये देखना है कि टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या उसको प्रॉमिस करते हो, पॉलिसी लेते हैं, समय वो पूरा लिख के रखना है, नोट डाउन करना है, क्योंकि आप जब जाएंगे वापस तो क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारा सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि प्लान कैसे बेचने का, प्रेजेंटेशन कैसे करने का, क्लोजिंग कैसे करने का, ये कैसे करने का, वो कैसे करने का, इसके ऊपर बहुत ट्रेनिंग हो रहा है। बट दोस्तों वो सब होने के बाद, सेल होने के बाद कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस रहेगा इसके बारे में हमको तो कोई बताता ही नहीं है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या खाली सेल करना इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि आप जो सेल करते हो वो सेल से अगला सेल होता है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा संतोष नायर जी का, जो 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम करके मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें किस प्रकार से बहुत इजीली 10 मिनट में मैंने बहुत बड़ा सेल किया है।
बट उसके पहले दोस्तों सबसे पहला लेवल जो है वो प्रोस्पेक्ट है, सेकेंड लेवल जो है वो है कस्टमर, और कस्टमर बनने के बाद थर्ड जो लेवल है वो है क्लाइंट। मतलब एक कस्टमर फिर से हमारे से, अभी आप ध्यान से सुनिए, कस्टमर मतलब एक बार वो पॉलिसी खरीदा, कस्टमर मतलब एक बार पॉलिसी खरीदा, उसके बाद जो है उसको जब वो दोबारा खरीदता है, सी दैट इज द साइन कि आपने रियल करेक्ट काम किया है। आपको देखना चाहिए कि आपके पूरे कस्टमर लिस्ट में कितने लोगों ने 2 बार पॉलिसी लिया है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका कस्टमर लॉयल्टी लैडर पे आप कहां हैं। एटलीस्ट 50 to 60% लोग आपसे सेकेंड परचेस करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, कुछ आपका रियल गलत है। तो कस्टमर से हम जब क्लाइंट बनाते हैं लोगों को, क्लाइंट मतलब वो सेकेंड टाइम जो पॉलिसी खरीदता है तो उसको हम क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट बनने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसको हम रेफरी कहते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरी? रेफरी का मतलब है जब आप कस्टमर को पूछते हैं कि सर मेरे को कुछ रेफरेंसेस दे दो, तो वो बहुत इजीली ऑब्लाइज करता है, वो अपने लिस्ट में से कुछ नाम नंबर हमको दे देता है, तो वो रेफरी बन गया। रेफरी मतलब उसके बाद क्या होता है कि वो नाम के ऊपर हमको काम करना है, वो नाम के ऊपर हमको कॉल करना है, एंड तो वो एक अलग लेवल, नाम दे दिया, लोग सुनेंगे, अच्छा भी रहेगा, उसमें काफी अच्छा आपका काम हो सकता है, बट दैट इज ओनली राइट नाउ दैट्स द फोर्थ लेवल। सो फोर्थ लेवल पे हम रेफरी का बात करते हैं। मुझे लगता है आज के तारीख में काफी सारे एडवाइजर्स, बहुत सारे एडवाइजर्स, 90 पर मतलब आई डोंट नो अराउंड 80% लोग जो है वो कस्टमर के ऊपर जाते ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर पे उधर ही रोड खत्म हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, उसके आगे उसको ये एक माइंड मैप जैसे पेड़ है, मतलब एक आदमी से आपको 250 लोग मिलते हैं, तो आप सोचो आपका पूरा प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कितना होगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, कस्टमर पे जाके खत्म करते हैं 80%। थोड़े और लोग जो है वो उसको क्लाइंट बनाते हैं, मतलब काफी कम लोग हैं जो क्लाइंट बनते हैं। कुछ एजेंटों का काफी लोग क्लाइंट बनते हैं, मतलब वो सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल वो करते हैं। देन कि आप रियली ये लॉयल्टी लैडर पे आगे जा रहे हैं। रेफरी तक भी काफी लोग पहुंच जाते हैं, रेफरी तक भी काफी लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि मतलब 10-20%, 10-15% लोग रेफरी तक पहुंचे, मतलब वो रेफरेंसेस भी उनको मिल जाता है कस्टमर से। रेफरेंसेस मिलने के बाद नेक्स्ट जो आता है उसको हम सपोर्टर कहते हैं। देखो ये लेवल जो है ना वो बहुत ही कम लोगों को, मतलब गिनत हम हमारे उंगलियों पे गिन सकते हैं वैसे एडवाइजर्स को सपोर्टर का मतलब क्या है? सपोर्टर मतलब वो लोगों को, मतलब वो क्लाइंट है जो सिर्फ नाम देता नहीं है, वो क्या करता है कि उन लोगों को फोन करके, वो कॉल करके बताता है कि मैं आपको लाजरस डायस को आपके पास भेज रहा हूं, वो एक बहुत अच्छा एडवाइजर है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप एक बार उनसे मिल लेना। दोस्तों संतोष नायर को जब मैं ये सेल्स कर रहा था 1997 से लेके 2001 तक, कितने सारे लोगों को संतोष नायर ने मुझे सपोर्टर, मतलब संतोष नायर मेरा क्लियर सपोर्टर था, और उन्होंने फोन लेकर बहुत सारे लोगों को कॉल किया, बड़े बड़े वाइस प्रेसिडेंट्स और बड़े बड़े लोगों को, सीईओज को उन्होंने कॉल किया। उन्होंने कहा कि लाजरस डायस एक इंश्योरेंस एजेंट है, बट एक अच्छा इंसान भी है और उसको एक बार मिलना चाहिए, डेफिनेटली एक बार मिलके देख लो, आपको मजा आएगा, उनके पास अच्छा नॉलेज है। ऐसा करके संतोष ने जब मेरे को भेजा, तो मेरे को जब लोगों के पास में जाते थे, इतने बड़े लोगों के पास, तो मेरा उनका जो दरवाजा है मेरे लिए खुल जाता था, और मैं अच्छी तरीके से उनको प्रेजेंटेशन करके सेल कर रहा था। नेक्स्ट जो स्टेप है उसको हम एडवोकेट कहते हैं। व्हाट इज एडवोकेट? एडवोकेट का मतलब ये है कि लोग आपके सर्विसेज को दूसरे लोगों को एडवोकेट करते हैं। एडवोकेट करना मतलब खाली फोन करके नहीं बताना, वो उनको जाके मिलेंगे, बोलेंगे कि बॉस आपको मैं कहता हूं आपको कि ये सर्विस जो है इनका इतना जबरदस्त है, आपको जाके करना ही चाहिए, और वो बार बार फोन करेंगे, बार बार रिमाइंड करेंगे, चाहे तो शायद वो लोगों को लेके अपने पास आएंगे, क्योंकि ये जब होता है ना, देन इट इज कॉल्ड एज एन एडवोकेट। मेरा एक छोटा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूं कि 1994 में अप्रोक्सीमेटली मैंने एक एयर होस्टेस से एक लड़की को मैं मिला था, और उनका कुछ टैक्सेशन का प्रॉब्लम था, और उन्होंने मुझे बोला कि टैक्स का रिलेटेड कुछ मेरे को आइडियाज दे दो। तो मैंने, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ इंश्योरेंस बेचते हैं, क्योंकि वो जो लड़की थी वो नई नई जॉब पे लगी थी, उनका टैक्स जा रहा था, और उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे टैक्स बचाना है।
अब मैं चाहे तो इमीडिएटली उनको एक पॉलिसी भेज सकता था, बट मैंने क्या किया, मैंने उनका सैलरी स्लिप देखा, उनका एचआरए करके एक कंपोनेंट था, वो एचआरए रिलेटेड मुझे आइडिया थी, मैंने एक रेंट रिसीट बुक निकाला, वो 3-4 रिसीट्स बना के उसको दे दिया, उस लड़की को दे दिया और कहा कि मैडम आप अपने मम्मी से इसके ऊपर साइन ले लेना, उसके ऊपर रेवेन्यू स्टैंप वगैरह सब लगे हुए थे, बोला इसके ऊपर आप साइन कर लेना मम्मी का और फिर जाके आपके ऑफिस में दे दो, पर मंथ आपका 4,000 रुपया टैक्स बचेगा। एंड व्हाट हैपेंड वाज, वो जाके अपने ऑफिस में उन्होंने साइन करके दे दिया, अकाउंटेंट ने कहा करेक्ट आपको 4,000 रुपया पर मंथ आपका टैक्स बचेगा। अभी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, मैंने कुछ उनसे लिया नहीं था, मैंने कुछ गाइडेंस नहीं किया था, मैंने कुछ सेल नहीं किया था, कुछ भी उनको मतलब बताया नहीं था। तो ये एक चीज जो मैंने किया, वो लड़की फिर से आ गई नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे को और मुझे कहने लगी सर मुझे पता है कि और भी कुछ हम लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो क्या आप मेरे को वो भी गाइडेंस करेंगे? तो मैं बोला यस। अभी क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी उनको क्या है ना, हम लोग है ना लेना बैंक बनते हैं, देना बैंक नहीं बनते। और लेना बैंक बनेंगे तो इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं होता है, लेना बैंक बनेंगे तो कस्टमर लॉयल्टी लैडर नहीं होता है। तो ये आपको सोचना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहला देना बैंक बन गया, पहले उसके किस्से में 4,000 रुपया मैंने हर महीना उसके किस्से में एक्स्ट्रा डालने को शुरू किया। अब क्या होता है, इज इट अ प्रॉब्लम कि अब हम उसको सेल करने के लिए, तो मैं जब नेक्स्ट वीक जब वो आई तो उनको मैंने 1.5 लाख रुपया, उस समय आई डोंट नो 1.5 लाख या 80-90 हजार कुछ जो ATC था उसके हिसाब से PPF और LIC में डिवाइड करके मैंने उनको एक अच्छा स्कीम दे दिया, जिसमें उनको 7 साल भरना था, उसके बाद उनको 20-25 साल के लिए टैक्स रिबेट होता था। और फिर वो देख के उन्होंने मेरे को वो दोनों चेक दे दिए, PPF का भी चेक दे दिया, LIC का भी चेक दे दिया। LIC का 40,000 का चेक बॉस उस जमाने में बहुत बड़ा था। और वो चेक देने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि सर अभी आपकी फीस क्या होगी। मैंने उसको कहा कि मेरी फीस मैं चेक में या कैश में या नहीं लूंगा, मैं काइंड में लूंगा। तो वो भी थोड़ी हड़बड़ा गई कि कहा सर आपको क्या चाहिए। मैंने बोला आप मुझे है ना, मुझे ये पूछना है आपको कि क्या मेरी सेवा, मेरी सर्विस या मेरी एडवाइस से आप खुश है। तो बोला सर ऑफ कोर्स, इसके लिए तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि फीस कितना देना है। तो मैं उनको बोला कि मेरे को कैश में या चेक में मेरे को फीस नहीं चाहिए, आप एक काम कीजिए, आप 2 लोगों के साथ मेरे बारे में बात कीजिए और उनको यहाँ ऑफिस पे आप लेके आइए। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे वो 2 और लोगों को, 2 और एयर होस्टेस को लेके आई और लेके आते समय वो उनको बोला कि सर जो है फी नहीं लेते, आपको 2 लोगों को लेके आना पड़ेगा। दोस्तों मैं रियली आप बिलीव नहीं करेंगे, बट मेरे पास हर वीक में 4-5 लोग ऐसे आते थे, क्योंकि एक दूसरे को वो उनको पहले ही बोला जाता था कि 2 लोगों को आपको लेके जाना पड़ेगा। और इतना मतलब जेट एयरवेज में इतने सारे एयर होस्टेसेस, इतने सारे फ्लाइट पर्सन जो है मेरे क्लाइंट्स बन गए। इनफैक्ट मजेदार एक बात है, एक लड़के एक दिन मेरे को कॉल करके मेरे को उन्होंने कहा कि सर क्या है ना, ये जो लोग हैं जितने एयर होस्टेसेस और फ्लाइट पर्सन है ना, वो सब अभी खत्म हो गए, तो आपको क्या एक पायलट का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा तो चलेगा। वो मैं तो एकदम उड़ गया। बट उन्होंने फिर वहां से फिर मुझे 3-4 पायलट्स मिले। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब वे है जिससे कि हम कस्टमर लॉयल्टी लैडर कर सकते हैं। इसको एडवोकेसी कहते हैं। व्हाट डिड दोस पीपल डू, वो फर्स्ट एयर होस्टेस ने क्या किया, 2 लोगों को उसने एडवोकेट किया कि मेरी सर्विसेज वो लेना चाहिए, उनको वो लेके आई मेरे ऑफिस में, उसको एडवोकेसी कहते हैं। और जो लास्ट स्टेप है उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। क्या आप आपके कस्टमर को मार्केटियर बना सकते हैं जो आपके लिए मार्केटिंग करेगा? तो दोस्तों वो हाईएस्ट लेवल है। ये लेवल वो लेवल है जब कस्टमर जाके नॉट ओनली वो आपको एडवोकेट करता है, बट वो आपका कैलकुलेशन जो है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेशन वो खुद करता है और कस्टमर्स को बोलता है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू उसका कैलकुलेशन इतना है, ऐसा करके जब बोलता है ना। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। मेरे जो कंसल्टेंट है मिस्टर अतुल गोरे, उन्होंने मेरे को एक मतलब वो मेरे कंसल्टेंट थे, और क्या हुआ मेरे साथ 2 साल काम करने के बाद उनको ये सब ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कैपिटल गैप, प्रेजेंट वैल्यू और ये सब फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन उनको खुद ब खुद आता था। तो उन्होंने क्या किया, वो एक बड़े बिल्डर को कंसल्टिंग कर रहे थे, सिविल इंजीनियर थे और वो कंसल्टिंग कर रहे थे। और उनको एक दिन ऐसे बातों में उन्होंने कहा कि सर मतलब आपका गैप पता है आपको? तो उन्होंने बोला क्या गैप है? तो गोरे सर ने वो पूरा जो गैप है उनको निकाल के दिया और कहा कि आपका एक्चुअली 20 करोड़ का गैप है। तो उन्होंने कहा 20 करोड़ का है? यस। बोला कि आपका 20 करोड़ का गैप है,
और जो भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन है आपका 20 करोड़ है। तो उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा। तो अतुल गोरे सर ने बोला कि मुझे ये पता नहीं है, मेरा एक बहुत अच्छा बंदा है, मस्त बंदा है इंश्योरेंस वाला, वो आपको बताएगा इसके आगे क्या करना है, मुझे पता नहीं। और वहीं से उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि मेरा जो स्टूडेंट है उसको मैंने ऑलरेडी गाइड कर दिया, उसको बता दिया है, अभी आपको जाके खाली जो प्लान है वो प्रपोज करना है। कुछ दिनों के बाद मैं गया तो उन्होंने बोला 20 करोड़ बहुत ज्यादा रहेगा, लेट्स डू एक 10 करोड़। और 10 करोड़ का उन्होंने पॉलिसी जो निकाला, और वो पॉलिसी मुझे बिना कोई झिझक, बिना कोई कंफ्यूजन, बिना कोई ऑब्जेक्शन मुझे वो मिल गया। और वो मिलने का कारण यही था कि मेरा जो कस्टमर है अतुल गोरे सर, वो मेरे मार्केटियर बन गए और वो जाके लोगों को, मतलब आप इमेजिन करो कि इस प्रकार से अगर हम काम करते हैं जिससे कि हमारा कस्टमर जाकर अगर क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करता है और क्लाइंट्स को तैयार करता है और हमको खाली जाके उसको पॉलिसी फॉर्म और डॉक्यूमेंट जो है, जो मिनिमम चीज जो करना है फाइनल डॉक्यूमेंटेशन, वो अगर करना पड़े तो कितना अच्छा है। और दोस्तों ये मैटर को आज का जो सेशन है लॉयल्टी लैडर, इसको क्लोज करने से पहले एक लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा किस प्रकार से मैंने ये काम किया। संतोष नायर जी को काफी सारा पॉलिसीज मैंने बेचा था और ये पॉलिसीज बेचने के बाद क्या हुआ कि संतोष नायर का सब गैप्स फुल हो गया था। वो फुल होने के बाद फिर मैंने क्या किया, एक 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम करके एक मैंने व्हाइट पेपर पे एक 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम का एक ड्राइंग बनाया। और फिर संतोष को मैंने कॉल किया कि संतोष मैंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया है जिसका नाम है 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, जो फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड है, तो मैं आपको सिर्फ आके मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हो कि आ जाओ। तो मैं उनके पास गया और उनको ये सब 7 स्टेप जो है 5 मिनट में समझाया कि ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फिर संतोष ने मुझे पूछा कि ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं। तो मैंने क्या कि एक पेन लेकर, एक अच्छा कलर पेन मेरे पास था, वो लेवल नंबर 3 के ऊपर मैंने टिक मार्क किया और संतोष को कहा सर मैं आपको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन करने आया था कि ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम जो है इसके ऊपर 3rd लेवल जो है आप कंप्लीट कर चुके। दोस्तों उसके बाद मैं चुप बैठा, मैंने कुछ बोला नहीं। संतोष मुझे देखने लगा, पेपर को देखने लगा, मुझे देखने लगा, पेपर को देखने लगा, उसको लगा मैं कुछ कहूंगा, मैंने कुछ कहा नहीं। और दोस्तों आप बिलीव कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली संतोष ने मुझे क्या कहा रहेगा। यू आर राइट, आपने जो सोचा हो राइट है। संतोष नायर ने मुझे कहा कि लेवल नंबर 4 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और मैंने मेरे बैग में ऑलरेडी उनके 3 जो बेटियां हैं, देविका, राधिका, मालविका, तीनों के लिए 1.5 लाख का प्रीमियम का मैंने प्रपोजल बनाया था। मैंने उनके आंखों से आंख नजर न हटाते हुए मैंने बेंड करके वो प्रपोजल निकाला, संतोष के सामने रखा और कहा संतोष 23 सिग्नेचर्स आप करेंगे, 4.5 लाख का चेक आप देंगे, तो यू विल कंप्लीट द 4th लेवल। और फिर मैंने फॉर्म ओपन करके पेन देकर उनको 1 2 3 4 ऐसे 23 सिग्नेचर्स लिया। उन्होंने चेक बुक लाया, चेक भी उन्होंने बना के मुझे दिया। और सब होने के बाद फिर उसके बाद मैंने उनको प्लान समझाया कि ये टेबल नंबर 90 आपके डॉटर्स का एडुकेशन प्लानिंग के लिए है, फ्यूचर में ये कॉर्पस आपको मिलेगा। और वो करके मैं थैंक यू बोल के निकल ही रहा था तो संतोष ने मुझे बुलाया, बोला अरे 1 मिनट इधर आ। तो मैं बोला क्या हो गया संतोष। तो बोला अरे यार तू और 3 बार आने वाला है क्या। तो मैं बोला हाँ संतोष, और 3 हमारा तो लेवल्स बाकी है, 4th लेवल हुआ है, 5th 6th एंड 7th ऑलरेडी बाकी है, बट उसके लिए इमीडिएटली अभी हम लोग नहीं करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे। दोस्तों ये जो है इस प्रकार से जो आप लोगों को अगर वो इमोशनल बैंक अकाउंट अगर आप डेवलप करते हैं तो आपका जो लॉयल्टी लैडर है वो इतना जबरदस्त आपके लाइफ में होगा। मैं आपको आशा करता हूं कि आप लोग ये सुन के फिर से प्रॉपरली आप लोग इसके बारे में ध्यान करेंगे, आप कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और ये स्ट्रैटेजी एटलीस्ट आप क्या करो, सबके साथ मत करो। मेरा आपको कहना है कि 20% आपके जो टॉप कस्टमर है उसको आप इस प्रकार का कुछ स्ट्रैटेजीज आप अपनाना शुरू करो। और मुझे लगता है वो करने के बाद आपका लाइफ में जो है इतने सारे प्रॉस्पेक्ट होंगे कि आप बिलीव नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पेट्रोल पंप की स्टोरी, होटल की स्टोरी, एयरलाइंस की स्टोरी और आपके कस्टमर्स के एक्सपीरियंस के द्वारा ये क्लियरली समझ में आता है कि कैसे एक कस्टमर को मार्केटियर के लैडर तक लेके जाया जा सकता है और अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो किया जा सकता है। लाजरस जी इतने इंपॉर्टेंट
टेक्निकल नॉलेज को हमारे साथ में शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लाजरस जी आपका। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।